इसका ऐसा। ये फ्री रेडिकल जो इनिशिएट, फ्री रेडिकल जो बन गया, ये क्या करेगा, नेक्स्ट अब रिएक्शन को ये इनिशिएट करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, इथेन CH2 डबल बॉन्ड और CH2। इस रेडिकल के इन्फ्लुएंस के कारण क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये इस R से कंबाइन हो जाएगा। ये फिर ये एक रेडिकल कहाँ पे जनरेट हो जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे आ गया। ये स्ट्रक्चर इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का केवल वो हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। एक जगह से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोई दूसरा बॉन्ड वहां पे बन जा रहा है, एक के पास इलेक्ट्रॉन फ्री रह जा रहा है, जो कि वहां पे चार्ज रेडिकल का काम कर रहा है। अब जो दूसरा हमारा था कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन, वहां पे क्या होगा, या तो कोई एक्सेप्टर होगा और कोई डोनर होगा। कोई एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन या कोई डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो वहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्सेप्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जहां कैटायन और एनायन के कारण रिएक्शन प्रोपोगेट होता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है या पॉलीमराइजेशन होता है, उसको हम लोग कैटायनिक या एनायनिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें एक एग्जाम्पल से एक देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमको लेना है, एक लुईस एसिड ले लें या स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लें। तो एसिड को जब भी हम वो डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन में ब्रेक होता है तो वो H+ आयन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, या लुईस एसिड रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो डबल बॉन्ड है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन लेना क्या है हमको, हम यहाँ पे एसिड लेंगे। एसिड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा क्या होगा, या फिर लुईस एसिड होना चाहिए। लुईस एसिड क्या होता है, याद है किसी को, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे एसिड बेस में। सिलेबस से ये हट चुका है, लेकिन हम लोग तब तक, जब तक ये सिलेबस से सेपरेट हुआ था, हटा था, तब तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो लुईस एसिड जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो चलिए हम यहाँ पे बेस लेकर एक चेक करते हैं। H2SO4 हम लोग ले लेते हैं बेस के तौर पर। तो ये बेस क्या होता है, H+ देता है और HSO4-। ये H+ आयन जो है ये जाएगा आपके किसके पास, यहां भी हम लोग ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड इथिन लेके समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में कि कौन कौन सा पॉलीमर इसके थ्रू बनता है, इस मेथड के थ्रू। यहाँ पे देखिए, जैसे ही H+ आयन, इसके पास कोई वो नहीं है, केवल एक समझिए तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। इसके इलेक्ट्रॉन जो है वहां यहीं पे कैप्चर कर लिए गए हैं। ये जैसे ही H+ आयन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कंपाउंड क्या, H बॉन्ड बना लेगा इसके साथ CH2 CH2 और ये प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इस H+ आयन के प्रभाव के कारण, अट्रैक्शन के कारण, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में इधर खींचा हुआ चला आया। ठीक है, तो
यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ, यहाँ पे क्या आया आगे प्लस। अब इस कैटायन के इफेक्ट के कारण जो है पोलीमराइजेशन होगा, आगे फिर ये प्रोपोगेट करेगा और इसी तरह आपको आगे बढ़ता रहेगा रिएक्शन। ठीक है। दूसरा जो है हमारा जो है एनायनिक पोलीमराइजेशन, ये चीज। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या लुईस एसिड यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो एनायनिक के लिए यूज करेंगे वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, और एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम लोग बी और यहाँ पे ऊपर डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डबल डॉट यानी इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ इसी कंपाउंड को हम लोग इस उससे भी समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही ये बेस आए यहाँ पे हम लोग रिएक्ट करेंगे इसके साथ, बेस को। बी यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये कंपाउंड ये ब्रेक होके ये इसके साथ रिएक्ट कर ले। ये जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड में है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही, ये दोनों बॉन्ड यहां पे बना लेगा। ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपका चेंज हो गया, ये बी बेस। और यहां पे जो था, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, नहीं यहां पे देखिए, यहां पे एक मिनट मिस्टेक हो रहा है थोड़ा। देखिए यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पेन का कलर चेंज कर देते हैं हम। यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होगा तो ये बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड जो था यहां पे बना हुआ, ठीक है, ये बॉन्ड किधर की तरफ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उठ के यहां पे चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही और एक इलेक्ट्रॉन इस पे और आ गया, तो ये साइन क्या चेंज हो जाएगा, जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में कैटायन बन रहा था, एनायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, एनायन बनेगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म होता है। तो क्या था, बस क्या है कि यहाँ पे हो या फिर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो या एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो, एक इनिशिएटर चाहिए। एक इनिशिएटर जो कि इसको एक्टिव कर दे, या तो फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन हो जाए, या कैटायनिक प्रोपोगेशन हो जाए, या एनायनिक प्रोपोगेशन हो जाए। अब क्या होगा, निगेटिव चार्ज है ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब जहां नेक्स्ट जो भी अब आएगा वो क्या होगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, फिर उसके आगे वाला जो है कार्बन, उस पे फिर से निगेटिव चार्ज आपको जनरेट हो जाए इस तरीके से, और इस तरीके से ये लॉन्ग चेन बनाते हुए चला जाएगा। समझ में आया? सर इससे ये सर कौन सा चैप्टर है सर, चूंकि तो क्लास नहीं किए थे। ये पॉलीमर्स। अच्छा, पॉलीमर्स चैप्टर का नाम ही है ना। और पॉलीमर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम पॉलीमर नहीं है, चैप्टर है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल। उसमें आपको पहले मेटल पढ़े थे, नॉन मेटल पढ़े थे, वहां पे फिर अभी थोड़ा उसमें एक रह गया है, एक टॉपिक सीमेंट के बारे में, और ये जो नेक्स्ट था वो पॉलीमर्स था। तो इसमें सबसे सर पहले जाने क्लास की में ही हम लोग इसमें सबसे पहले जाने क्लास में ही हम लोग, हाँ बोलिए।
सर बोल रहे थे कि इसमें जाने हैं कि पॉलीमर्स मतलब कौन सा मटेरियल कैसे बनता है, इसी के बारे में मतलब पूरा पढ़ रहे हैं क्या? कौन सा मटेरियल? देखिए, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने के पीछे क्या उसका एम होता है कि हम उसका जो इनर स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो चीज केमिकली जनरेट हुआ, बना, वो चीज पढ़ने का। तो हम लोग जितना भी यूज करते हैं, इवन आप जो मेडिसिन खाते हो ना, कैप्सूल देखे हो? यस सर। कैप्सूल का जो ऊपर वाला जो कवर होता है, जो हमारे पेट में जाते हैं, अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो भी एक पॉलीमर है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, उस पॉलीमर का हमारे उसमें जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो धीरे धीरे खत्म होता है, धीरे धीरे मतलब डिकम्पोज होगा, धीरे धीरे टूटेगा। इसलिए जो मेडिसिन होता है वो हमारा, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में वो फैलता है, समझे? तो इवन आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसके कवर जो हैं वो भी पॉलीमर से बने हुए हैं। आप जो फाइबर पहन रहे हैं, जो कपड़े वगैरह जो पहन रहे हैं, वो भी पॉलीमर से बना हुआ है। आपका इवन जो बॉडी है, शरीर जो है आपका, वो भी एक तरह का पॉलीमर से ही बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। वो प्रोटीन भी एक तरह का पॉलीमर है। जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग एनर्जी के लिए यूज करते हैं, वो भी एक पॉलीमर्स ही है। तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन बहुत सारा है इसका, समझे? तो उसी में जो है कि इसके मेथोडोलॉजी, किस किस मेथोडोलॉजी से हम लोग जो सिंथेसाइज करते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, तो उसमें दो तरह का मेथोडोलॉजी आता है। एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी एक ऐड हो के चेन, जिसको हम लोग दूसरा नाम चेन ग्रोथ भी बोलते हैं, यानी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यानी चेन बनते जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है स्टेप ग्रोथ, यानी कंडेंसेशन पॉलीमर्स। वहां पे क्या होता है कि मोनोमर्स बनेगा, और वो मोनोमर्स से क्या, एक मोनोमर यूनिट बनेगा, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि वो कंडेंस होता है, ठीक है। तो उसमें चेन नहीं बनता, वो कंडेंस होके वहां पे जो है पॉलीमर्स डेवलप होता है। और उस एडिशन पॉलीमराइजेशन में, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म है ये कि ये तीन तरीके से आपस में चेन ग्रोथ हो पाता है। एक है फ्री रेडिकल के कारण, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, यानी रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहते हैं उसको। उसके बाद एक कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो कैटायनिक में जो होता है, इंटरमीडिएट जो आपको चेन जो प्रोपोगेट करता है, वो कैटायन के कारण करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो उसको कैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे H जो है एक इनिशिएटर है, H प्लस। अगर हम कैटायन के में, H क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कैटायन है। तो ये जब क्या करता है, किसी जैसे इथिन के पास आया, इथिन से जब रिएक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ। ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो कर देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चाहेगा कि पहले तो ये खुद भी बैलेंस हो, खुद ये अपना ऑक्टेट पूरा करे। तो और ये बॉन्ड वीक है, डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक है। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके इन्फ्लुएंस के कारण, एस प्लस के इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है। तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का, वो किधर को शिफ्ट हो गया, वो H के बॉन्ड के तरफ। और ये इस पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब नेक्स्ट जो इथिन है, जो दूसरा नेक्स्ट, उसके साथ भी सेम टू सेम यही रिएक्शन होगा। और इस तरीके से इस कैटायन के कारण, इस पॉजिटिव आयन के कारण क्या है, प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी चेन आगे इंक्रीज हो रहा है, किसका, पॉलीमर्स का। इसलिए इसको कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। और जहां पे नेगेटिव चार्ज के कारण चेन ग्रोथ हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, लुईस एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। तो एसिड क्या होता है, लुईस एसिड या एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि बेस जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे जो
एनायनिक पॉलीमर में, पॉलीमराइजेशन में क्या चाहिए हमको, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इससे बॉन्डिंग बना इस इलेक्ट्रॉन डोनर और इस सी के बीच में, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके कारण इस कार्बन पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे चेन आगे इंक्रीज हो रहा, प्रोपोगेट हो रहा, इसलिए इसको एनायनिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक, यस सर। तो ये ओवरव्यू था। ऐसे फर्स्ट डे ही आपको हमने बताया था कि एप्लीकेशन क्या, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन है, क्या क्या मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग में, या फिर हमारे नेचुरली हमारे जो बॉडी वगैरह में है, इवन जो ट्रीज वगैरह का भी जो सेल वगैरह बना हुआ है वो भी जो है एक तरह का पॉलीमर्स है। तो ये सब क्या होता है कि छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, मोनोमर्स जो होते हैं, वो आपस में कंबाइन होकर एक लंबा सा स्ट्रक्चर या चेन स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम लोग पॉलीमर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। सभी को समझ में आया कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन? यस सर। तो देखिए, ये चार्ज या फ्री या रेडिकल के कारण होता है, तो इसका चेन फॉर्मेशन जो रेट होगा वो आपको, यानी पॉलीमराइजेशन रेट जो होगा वो, जो दूसरा मेथोडोलॉजी है यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इससे हाई होगा, यानी इसका रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने क्या देखा, 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, उसका बर्थ होता है, उसको उस पॉलीमराइजेशन, उस मोनोमर को इनिशिएट किया जाता है। वो इनिशिएट जब एक मोनोमर हो जाएगा, वो धीरे धीरे सबको आगे इनिशिएट करते जाएगा और उसका ग्रोथ बढ़ते जाता है, चेन उसके आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इसका एक डायग्रामेटिकली व्यू है आपका कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमर का, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए, देखिए यहाँ एक इनिशिएटर आया, इस पे निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज है तो ये जो बॉन्ड है ये किधर को शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे साइड शिफ्ट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन है रिपल्सन के कारण ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इनिशिएटर जो आया उसके कारण ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर ये बॉन्ड अगले स्टेप में किसी और उसी और मोनोमर का जो है दूसरे बॉन्ड को फिर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरीके से ये चेन जुड़ते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, इट इज ए काइंड ऑफ रिपीटेटिव कंजुगेट एडिशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक के टर्म से इसको माइकल रिएक्शन भी बोला जाता है। तो चूंकि ऑर्गेनिक हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, तो आप टर्म सर बस केवल याद कर लीजिए। सर केमिस्ट्री हम लोग तीनों ईयर्स में पढ़ेंगे? फर्स्ट ईयर में, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन रहता है, उसके बाद फिर सेपरेट होता है।
देखिए, तो ये मटेरियल को पहचानने के लिए और उसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको इंजीनियरिंग में यूटिलाइज करने के लिए उस मटेरियल के कंपोजिशन को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए जो होता है हम लोग फिजिक्स को करते हैं, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए उसका रिएक्टिविटी या उसका स्ट्रेंथ, ये सब जो आपस में ये कोरिलेट करता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इसलिए किसी भी मटेरियल का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को पहचानने के लिए उसका कहाँ हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और किस प्रॉपर्टी के लिए, किस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए हम किस किस तरह से उस पे हीट का या फिर कोई केमिकल का या फिर अलग अलग जो प्रेशर वगैरह है इस सब का ट्रीटमेंट वहाँ पे करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। जो इनका नॉलेज, बेसिक नॉलेज कम से कम होना ही चाहिए। कितना तक? ग्रेजुएशन लेवल तक। समझे? यस सर। सर उसके अब बाद तो ये तक जो, हाँ बोलिए। सर उसके बाद सेकेंड ईयर में जाएंगे सर, स्पेशलिस्ट हो जाएगा, सिर्फ ट्रेड थ्योरी रहेगा क्या हम लोग का? फिर मतलब ये सब सब्जेक्ट नहीं, वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री हट जाएगा? हाँ ये सब हटेगा, और आपका जो ब्रांच है उसके रिलेटेड उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाएंगे, और कुछ जो होते हैं वो कम्युनिकेशन वगैरह ये सब रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह ये सब का रिलेटेड भी एक आध सब्जेक्ट रहेगा। ओके सर। समझे? तो सब चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इनिशिएटर अगर आपका एनायन है तो वो क्या हो रहा है, आगे एनायन भी डेवलप होते जा रहा है नेक्स्ट यूनिट को इनिशियलाइज करने के लिए, और इस तरह से इनिशियलाइज हो के आगे प्रोपोगेट होते जा रहा है नेक्स्ट यूनिट, और वो चैन बनते जा रहा है। और वहीं हम कैटायनिक में देख रहे हैं कि कैटायनिक में जो एक कैटायनिक इनिशिएटर लेते हैं, वो कैटायनिक इनिशिएटर क्या करता है कि कैटायन जो इस बॉन्ड को ये इधर, जब ये बॉन्ड यहाँ से उठ के क्या हुआ, इनिशिएटर के पास, इनिशिएटर और जो कार्बन था उसके एडजेसेंट वाला, उसके जबकि एक इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट कर इस हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो चार्ज है कैटायन, सर आवाज कट रहा है। कट रहा है। हेलो, आवाज सर कट रहा है अभी भी सर। अभी भी डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, स्टेबल हुआ? यस सर। तो देखिए, एक कैटायन इनिशिएटर चाहिए। कैटायनिक इनिशिएटर के लिए क्या होना चाहिए, लुईस एसिड होगा या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहा है डबल बॉन्ड में, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, और ये क्या कर जाएगा, इस कार्बन के साथ आप जहां देख रहे हैं ये बॉन्डिंग में आ गया यहाँ। अब ये जो बॉन्डिंग है, इसके साथ जो बॉन्डिंग में आया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसका किसका था, इस कार्बन का और इस कार्बन का। तो ये कार्बन तो इसके साथ बॉन्डिंग में आ गया,
लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, वो इस साइड चला गया। तो ये जो है आपका ये कार्बन क्या हो गया, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन जो बन गया, ये नेक्स्ट जो यूनिट है यहाँ पे जो हम ले रहे हैं नेक्स्ट यूनिट है, इस यूनिट को भी फिर से ये इनिशियलाइज करेगा और ये फिर आपस में इसके साथ ऐसे जुड़ते हुए चला जाएगा। यानी ये आगे की तरफ चेन ये जो मोनोमर आपस में कंबाइन होते गया और चेन आपका प्रोपोगेट होते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा एडिशन पॉलीमर्स में, आपको एनायनिक, कैटायनिक एंड रेडिकल प्रोपोगेशन यानी पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब तो टर्म तो कम से कम याद हो गया होगा, मैकेनिज्म नहीं भी याद हुआ लेकिन टर्म कम से कम याद हो गया होगा। बोलिए सर टर्म्स समझे नहीं सर। टर्म्स टर्म्स मतलब टर्म्स ही नहीं समझा। नहीं, टर्म्स मतलब किसके बारे में कह रहे हैं, कौन सा टर्म? टर्म्स मतलब जैसे जितना हम लोग टर्म्स अभी बोल, जैसे हमने एनायनिक पॉलीमराइजेशन बोला ये एक टर्म है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बोला टर्म है, एडिशन पॉलीमराइजेशन टर्म है, यस कंडेंसेशन यस पॉलीमराइजेशन टर्म है, पॉलीमर्स भी एक टर्म है, मोनोमर्स टर्म है। ये टर्म है, इस टर्म को ही तो हम लोग डिफाइन करते हैं या इसका मीनिंग समझते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, समझे? जैसे तुम्हारा नाम ही यस हुआ सर। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश तो बहुत होंगे लेकिन अभी हमारे पास अगर ओम प्रकाश कौन है तो ओम प्रकाश से तुम्हारा नाम का ख्याल आ जाएगा। तो वही चीज है, टर्म्स मतलब होता है कि उस टर्म्स का डिटेल यानी उस टर्म का कहने का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब हम बोल रहे हैं। बहुत सारा चीज हम लोग क्या होता है इंग्लिश या हिंदी में उस टर्म का जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कंटेस्ट में, यानी कभी हम अगर साइंस में बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, इंग्लिश में बोल रहे हैं उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यस सर। समझे? वहीं कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलेंगे, जैसे इनहेरिटेंस है तो वहाँ कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलेंगे तो वहाँ पे अलग चीज उसका मतलब हो जाता है। और इनहेरिटेंस अगर इंग्लिश के लैंग्वेज में बोलेंगे तो किसी का प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कर लेना, उसका कैरेक्टरिस्टिक उसमें एडॉप्ट कर लेना, सम्मिलित हो जाना। और वहीं अगर हम साइंस के बायोलॉजी के टर्म्स में इनहेरिटेंस का अगर मीनिंग लेने लगे तो वहाँ हेरिडिटी से संबंध में आ जाता है कि अपने पूर्वजों से उस प्रॉपर्टी को क्या किया, इनहेरिट कर लिया, उसमें वो प्रॉपर्टी आ चुका है। समझे? यस सर। कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। जो हम नहीं जानते हैं, जिस चीज के बारे में हमको पता नहीं है वो हमारे लिए टफ है और जिस चीज को हम जानते हैं वो हमारे लिए आसान। तो हो सके कोई कॉम्प्लेक्स चीज को भी किसी को बहुत आसान लग रहा हो और आसान से आसान चीज को भी टफ लग रहा हो। तो वही चीज है कि सब कुछ हम भी नहीं जानते। आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम उस क्वेश्चन को अपने लेवल से अपने हिसाब से आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने का उसको कोशिश करेंगे। फिर भी अगर नहीं समझ पाते हैं तो कोई और तरीका ढूंढेंगे उसको समझाने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन किया कीजिए, प्रॉब्लम है क्वेश्चन किया कीजिए। ठीक है, तो कैटायनिक पॉलीमर और एनायनिक पॉलीमर का एग्जाम्पल, कुछ बता सकते हैं? देखिए ये इलेक्ट्रॉन, यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर कब शिफ्ट होगा, जब इधर कोई ऐसा कंपाउंड ऐसा ग्रुप हो जो इस इलेक्ट्रॉन को इधर इस इलेक्ट्रॉन पेयर का भूखा हो, अट्रैक्ट कर पाए, तभी ना। तो इधर मान लीजिए साइनो ग्रुप लगा देते हैं या आपका Cl लगा देते हैं क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, ये सब जो है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, कल भी बताए थे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। तो और इधर से तो इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे दो फोर्सेस को लगने लगेगा, इधर से तो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा एनायन
तो इस इलेक्ट्रॉन को पेयर को तो पुश करेगा कि ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो उससे क्या होता है कि और इधर अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे आसानी से ये प्रोसेस जो है, ये जो मैकेनिज्म है, ये पॉलीमराइजेशन जो मेथड है वो अकर होने लगेगा। ठीक। और दूसरा अगर यहाँ पे, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड, जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, साइनाइड हो गया, जैसे क्लोरीन कहाँ पे था याद है कुछ? पीवीसी याद है? पीवीसी का मोनोमर का फॉर्मूला क्या होता है? सर C2H3Cl। C2 डबल बॉन्ड C2 Cl, C2 नहीं होगा, CH होगा बस। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको ये बॉन्ड हटा के और जब हम ये दोनों तरफ इसका N कंपाउंड जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, पीवीसी को रिप्रेजेंट करेगा। जो पहला था, पहले लिखे थे, वो क्या था उसका मोनोमर। और इस तरीके से ये अगर उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन अटैच, ठीक है। जैसे ही हम कोई एनायन यहाँ पे लेके आएंगे इस साइड, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड जो है ये तुरंत इधर शिफ्ट होना चाहेगा। अगर इधर से कोई अट्रैक्ट होने वाला यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है तो इस बॉन्ड को, इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। तो उसके कारण क्या होता है कि इस पे नेट निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो पीवीसी ऐसा नहीं कि केवल इसी एनायनिक पॉलीमराइजेशन से बनता है, पीवीसी रेडिकल पॉलीमराइजेशन से भी बनता है। किसी किसी बुक में आपको लिखा होगा कि भाई रेडिकल एडिशन मेथड, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये पीवीसी और पैन एक एग्जाम्पल है आपको एनायनिक पॉलीमराइजेशन का। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का स्टायरीन, उसका फॉर्मूला बोलिए। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का कोई एग्जाम्पल, पॉलीस्टायरीन सुने या स्टायरीन, वो एग्जाम्पल है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का। उसका हम वो बना देते हैं, डायग्राम फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए जरा। यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका मोनोमर होता है। और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो यहाँ से ये ब्रेक करता है, ये ब्रेक हुआ और इस तरीके से दोनों साइड आपको ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में है पीवीसी, तो पीवीसी को हम लोग डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि पीवीसी का प्रॉपर्टी क्या होता है, पीवीसी बनता कैसे है। तो बनता तो है एडिशन पॉलीमराइजेशन से भी बनता है और एनायनिक पॉलीमराइजेशन से भी बनता है, ठीक है।
एक हम लोग उससे पहले छोटा टॉपिक है, टाइम कितना हुआ 43, इसी को डिस्कस कर लेते हैं और जो पीवीसी है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सर वो जो बेंजीन का फॉर्मूला बताएं अभी, उसका नाम स्टेरिन बोलते हैं। हाँ स्टाइरिन। चलिए ये देखिए जरा, हम लोग सबसे पहले दिन जो पढ़े थे पॉलीथीन, वहां पे हम लोग जो है हम थोड़ा सा डिस्कस किया था आपसे HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, एंड LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो देखिए जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, तो इसमें जो उस दिन भी जब हम वो पढ़ा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ चेन स्ट्रक्चर, तो क्या बताया था, इसमें जो चेन होगा इथिन का वो क्या होगा, ब्रांच चेन होगा इस तरीके। तो ये जो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल जो है इसके, वो क्या करते हैं, आपस में इनका रिपल्सन भी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनका डेंसिटी जो होता है वो कम होता है। तो इसका क्या होगा, डेंसिटी लोअर होगा, हायर वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा होगा और डेंसिटी क्या उसका लोअर होगा। स्ट्रेंथ, डेंसिटी कम है तो स्ट्रेंथ भी क्या होगा, लोअर होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी लोअर होगा, ठीक है। तो जितने भी वो आपको जो दिखते हैं ना आर पार दिखने वाले ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, जिसमें आपको ग्रोसरी का सामान वगैरह जो लेकर आप लोग आते हैं, वो सारा का सारा जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इथाइलिन का यूज करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 352 आपको 570 केल्विन तक का टेम्परेचर होना चाहिए, और प्रेशर जो है 1000 से लेकर 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। तो लो डेंसिटी पॉलीमर्स के लिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि यहाँ पे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होगा। दूसरा कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 350 टू 570 केल्विन। तीसरा प्रेशर जो होगा 1000 से लेकर 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। यानी इसको बनाने में एनर्जी बहुत लगेगा, ठीक है। और कुछ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं इथाइलिन के साथ, तो वो होता है 0.03% टू 0.1%, ठीक है। तो क्या क्या यूज हुआ, इथाइलिन और कुछ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, किसके लिए, प्रोपगेशन के लिए या इनिशिएट करने के लिए। और कितने डिग्री टेम्परेचर तक, 350 डिग्री टू 570 केल्विन तक टेम्परेचर होना चाहिए, और प्रेशर कितना, 1000 से लेकर 2000 एटमॉस्फेयर के बीच में। और इसका जो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनेगा, लो डेंसिटी पॉलीमर्स, ठीक है। इसका अगर स्नैप लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो नोट करना है तो उसको कर सकते हैं। मोनोमर्स भी लिख देते हैं इसका। मोनोमर्स क्या होगा, इथाइलिन, इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है, 1 2 3 4 5 5 प्रॉपर्टी है इसका, आपको यहाँ पे लिखा हुआ। सर मोनोमर्स क्या होता है सर? मोनोमर्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पॉलीमर that ओके combine together या that propagate together to form the polymer। जैसे ब्रिक्स देखे हो ना, ईंट, यस सर। तो ईंट लगा लगा के हम लोग पूरा दीवार बना देते हैं ना, तो दीवार वॉल का मोनोमर क्या हो गया, ब्रिक्स। वैसे ही यस जो पॉलीमर्स, जो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, तो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो छोटे सबसे छोटे ब्लॉक हो गया, जो बार बार रिपीट हो कर और वो उस पॉलीमर्स को डेवलप करता है, वही होता है मोनोमर्स। और क्वेश्चन कुछ, क्वेश्चन कीजिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कीजिएगा, तो उससे हमको ये तो पता चलता है कि कुछ नहीं तो कुछ तो सीख रहे हो, कहीं तो ध्यान है, शुरू में, बीच में, या सबसे आगे। आगे चलें, एचडीपी। तो यस इसका स्नैप लेना है तो स्नैप ले लीजिए, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया करो, कुछ कुछ नोट डाउन कर लिया करो लिखते लिखते। कभी कभी क्या होता है ना कि जो नोट्स बनाते समय वो दिमाग में नहीं आता, लेकिन जब वो पढ़ाते समय वो चीज अपने आप फ्लो में दिमाग में आ जाता है। तो जो पेन और कॉपी भी लेके बैठा कीजिए कि वो चीज नोट कर लिया करें। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो एचडीपी में हाई डेंसिटी पॉलीमर्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कैटालिस्ट। अगर इससे क्वेश्चन आता है एचडीपी से, तो वो लगभग पूछता ही है। तो यहां पे हम 2 कैटालिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। 2 कैटालिस्ट नहीं, कैटालिस्ट का नाम एक ही है, लेकिन उसमें 2 कंपाउंड होते हैं, सर। जिगलर पहले से नाटा। क्या चीज? सर पहले से कैटलिस्ट होता क्या है सर? कैटलिस्ट वो होता है कि जो किसी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है, उस रिएक्शन के स्पीड को या रिएक्शन मैकेनिज्म को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे किसी रिएक्शन को तेज करना है या उसको स्लो, जैसे यही रिएक्शन आप देख लीजिए एचडीपीपी, अगर हम जिगलर नाटो कैटलिस्ट का यूटिलाइज ना करें, ठीक है, तो ये इसके लिए जो हमारा प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। ये 6 से 7 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हो जाए अभी, अगर हम कैटलिस्ट का यूटिलाइज करें। और नहीं तो ये 18-1900 वो चाहिए आपको प्रेशर, 18-1900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना हाई प्रेशर चाहिए और उस टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। तो कैटलिस्ट का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं रिएक्शन को में जो रिक्वायर्ड चेंज करने के लिए, या तो उसका स्पीड करने के लिए, या उसमें जो हमको एनर्जी या फिर जो एडिशनल वो लग रहा है। जैसे हमने वहां पे आपने देखा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिना क्या होता है कि एल्युमिना जो है वो 2-2.5 हजार पे क्या होता था, मेल्ट होता था, और उस कंडीशन पे, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, एल्युमिनियम जो था वो वेपर में चेंज हो जा रहा था। तो हम लोग वहां पे क्या यूज कर रहे थे, वहां पे हम लोग जो अदर जो है कंपाउंड उसमें मिक्स कर रहे थे, ताकि वो क्या करे, उसका रिएक्शन जो मेल्टिंग पॉइंट है उस एल्युमिना का, उसको कम किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी हमको देना पड़ता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। और वो कैटलिस्ट है ट्राईथाइल एल्युमिनियम
ट्राई इथाइल एमोनियम, इसका हम केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, C2H5 ट्राई यानी 3 एल्युमिनियम Al, एक उसमें तो ये हो गया, प्लस TiCl4, ये दोनों का मिक्सचर है और इस कैटालिस्ट को हम लोग बोलते हैं ZEI जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। नाम भी लिख दें कि पढ़ लोगे? पढ़ लेंगे। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। इसको नोट कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है HDP के बनाने में। इथिन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है पॉलीथीन के बारे में तो इसके बारे में पूछेगा। मोनोमर वही होते हैं, मोनोमर सेम है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जो है इसका कम हो जाता है 333 to 343 केल्विन एंड 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी क्या होगा 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमको वहां पे जो पावर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने के लिए वहां पे क्या था 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ज्यादा वहां पे हमको एनर्जी देना पड़ रहा था, यानी उसको प्रेस करना पड़ रहा था, प्रेशर ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ रहा था। यहाँ पे प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यूटिलाइज करना और टेम्परेचर भी 333 to 343 केल्विन के बीच में। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट डे भी आपको बताए थे। लीनियर चेन होता है, ठीक है। तो क्या था 1000 केल्विन से 2000 केल्विन के बीच में जो है नहीं 1000 से लेके 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा था उसको रिड्यूस करके 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है। किस कैटेलाइस्ट के कारण, इस कैटेलिस्ट के कारण। यानी हमको एनर्जी कम एनर्जी लगता है उसको बनाने में। तो HDP का फायदा क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स होगा तो आप देखते हैं कि कपड़ा वगैरह वाला जो होता है या जो बड़े बड़े बैगेज वगैरह होते हैं, जैसे बिग बाजार वगैरह में जो आप जाते हैं मॉल्स वगैरह में, उसमें देखेंगे कि बड़े बड़े बैगेज में सामान भर के दे देता है आपको, और वो बैगेज जो होते हैं प्लास्टिक के इतने मजबूत होते हैं कि जल्दी वो टूटते नहीं, फटते नहीं। वहीं आप अगर सब्जी वगैरह ये जो छोटे छोटे जो पॉलीथीन होते हैं वो अगर लेने जाते तो उसमें जैसे ही ज्यादा सामान रहेगा या थोड़ा सा भी हल्का
कुछ आरा तिरछा हुआ तो वो वहां से फट जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। ये इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ जो होगा क्या होगा इसका ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगा, दोनों ज्यादा होगा, इसका स्ट्रेंथ और डेंसिटी दोनों ज्यादा होगा। लीनियर चेन है, लीनियर चेन पे उसको प्रेशराइज करेंगे तो आराम से वो क्या होगा नजदीक नजदीक एक दूसरे के अरेंज हो जाएगा। जबकि वहां पे था ब्रांच चेन, तो आपस में जो ब्रांचेज हैं उसके कारण भी क्या होता है मॉलिक्यूलर जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो वहां पे लगता है, तो जिसके कारण उसको ब्रांचेस को एक साथ रखना यानी उसको जो है एकदम नजदीक नजदीक रखना एकदम पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीमर्स एंड एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीमर्स। कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन था ये जो कैटलिस्ट है सर, तो हम जैसे आपने बताया सर किसी भी रिएक्शन को हाँ यस सर, तो फिर ये जो है कैटलिस्ट हम कैसे बनता है, मतलब किसी को भी कोई भी अगर उसको इंक्रीज करेंगे तो किसी मतलब कोई भी केमिकल को अगर हम इंक्लूड कर दें या उसमें डाल दें तो वो कैटलिस्ट कहलाएगा क्या, वो कैटलिस्ट बन जाता है, ये प्रोसेस नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, वो कैटलिस्ट जो है अगर इंक्रीज या डिक्रीज करने का मतलब है कि वो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्ट तो नहीं करे उस कंपाउंड से, लेकिन उसके बॉन्ड्स वगैरह पे इफेक्ट डाले। तो उसके लिए सर समझे? कुछ कोई भी केमिकल हम डाल सकते हैं ना? कोई भी तो केमिकल नहीं डाल सकते, वो केमिकल ही वो ही चीज डाल सकते हैं जो उस पे जो अपना इन्फ्लुएंस डाले। अगर मान लीजिए हम दूसरा केमिकल अगर वहां यूटिलाइज कर देते हैं तो हो सके वो रिएक्शन बन के फिर तीसरा प्रोडक्ट ही बना ले। कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता है, उसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो रिएक्शन रेट को या रिएक्शन बढ़ा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। यस सर, उसका जो रिएक्शन रेट समझे? जो है उसको इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर हाँ, देता है। जैसे एक हमने क्या किया, कहीं पे कुछ काम हो रहा है, हमने एक सुपरवाइजर वहां पे डाल दिया, सुपरवाइजर काम नहीं ना करता है, नहीं वो वो काम उस करवाता काम है। को बढ़ा देता है, मतलब जल्दी करवा हाँ, देता है। और जरूरत यस के हिसाब से उस काम को आगे या फिर उसको स्लो या आगे पीछे करता है। तो वही चीज है, ये क्या करता है उस चीज को उस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, उसके रेट को या उसमें जो लगने वाले इनपुट्स हैं उसके वैल्यू को कम या ज्यादा करता है। समझे? यानी रिएक्शन को डिजायरेबल रेट पे या डिजायरेबल क्वालिटी उसके क्वालिटी को मॉडिफाई कर देता है रिएक्शन होने के मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जिगलर डाटा कैटलिस्ट लाए थे, तो वहाँ पे जो पहले वाला जो पॉलिथीन था उसमें क्या लग रहा था 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर किसी चीज पे डालने के लिए हमको कितना एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, उसको प्रेस करना पड़ेगा। यस तो उतना हमारा खर्च जब बढ़ जाएगा एनर्जी का तो उतना ही तो वो पॉलिथीन भी महंगा हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो उतना ही महंगा हो जाएगा। तो ये क्या करता, बनेगा तो वही थिन से ही, लेकिन ये कैटलिस्ट आने से क्या हो जाएगा कि उसका जो एक दूसरे के साथ जो आपका जो वो मतलब एक दूसरे के नजदीक नजदीक जो अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को ये क्या कर देता है, इजी कर देता है। यस समझे? यस सर, तो सर ये तो फिक्स होगा ना कि इसके साथ ये कैटलिस्ट हाँ का हाँ, इस्तेमाल इसके करेंगे। साथ है, तो इसीलिए तो स्पेशल नाम दिया गया, इसका केमिकल फार्मूला दिया गया, केमिकल फार्मूला भी इसीलिए लिखे हैं, स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज होगा तभी तो, दूसरा कैटलिस्ट दूसरा कुछ डालेंगे वो ऐसे भी काम का नहीं होगा, तो मतलब बिना काम का खर्च भी हो जाएगा केमिकल। यस सर।